नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर का ट्यूसडे एडिशन। पहले उदयपुर, फिर अमरावती और अब सीतामढ़ी, जहां अंकित नाम के युवक पर कई बार चाकुओं से वार हुआ। अंकित का आरोप है कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने की वजह से उस पर हमला हुआ। दूसरी ओर बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को भी जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें धमकी देने वाले इसलिए नाराज हैं क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने कन्हैया लाल के परिवार की, जिसका राजस्थान में मर्डर हो गया था बेरहमी से, उसकी मदद करी। धमकी भरी चिट्ठी मिलने का मामला सामने आया है और कहा कि अगला नंबर तुम्हारा है मीणा, क्योंकि तुमने गुस्ताख के परिवार की सहायता की है। लेकिन इन सब के बीच पीएफआई की बड़ी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में पकड़े गए मॉड्यूल से पता चला है कि इन आतंकियों के मंसूबे देश को अशांति और हिंसा की तरफ ढकेलने के थे। आज मैं सिलसिलेवार तरीके से कई एक्सपोजे करूंगा टक्कर पर, सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि देश को आज यह समझना बेहद जरूरी है, आवश्यक है कि बीते कुछ वक्त से जो कुछ देश में हो रहा है वो महज संयोग नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग है। आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर जोरदार टक्कर कि जिहादी दस्तावेज पर आज हम एक बड़ा एक्सपोजे कर रहे हैं। जो बिहार से डाटा सामने निकल के आ रहा है वाकई ये चौंकाने वाला है। आज रात 9 बजे सीएनबीसी आवाज पर यह बड़ा खुलासा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पहले कन्हैया लाल का गला रेत कर मार दिया गया। अब उनके परिवार को मदद पहुंचाने वाले बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी वाली इस चिट्ठी में लिखा है, किरोड़ीलाल मीणा अब 13 नंबर है, क्योंकि तू खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले भी उदयपुर जाकर अपनी तनख्वाह के पैसे देकर गुस्ताखी करने वालों की मदद की। चिट्ठी लिखने वाले का नाम है कादिर अली राजस्थानी। पत्र में विशेष करें, आपने गुस्ताखी करने वाले के मामले को लेकर मदद की है। आपने गुस्ताखी की है तो आपका भी यही हाल करेंगे। कोई राजस्थान के किसी व्यक्ति ने कहां से पत्र डाला है वो तो जांच का विषय है। इसलिए मैंने जांच की मांग की है मुख्यमंत्री जी से और आला अफसरों को भी पत्र की प्रति भेजी है। और इसलिए जांच की मांग की है कि किसी नौसिखिए ने वैसे ही डाल दिया, या लगते तो गंभीरता है क्योंकि मैं ऐसे मामलों में बढ़ चढ़ के भाग लेता रहता हूँ। अभी हाल ही में जो करौली की हिंसा हुई तो मैं उसमें आंदोलन किया, धरना दिया, मैंने गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ का मुख्य मुलजिम जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं का मतलूब अहमद आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब कट्टर तंत्र का दूसरा सबूत देखिए। आरोप है कि बिहार के सीतामढ़ी में नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर एक युवक पर 6 बार चाकू से हमला किया गया। ये घटना 16 जुलाई की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इसे आपसी झगड़ा बता रही है। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। वो दोनों बोला नुपुर शर्मा का समर्थक है, बोले कि हाँ मैं। फैट चलाया वो, फिर हम भी चलाए, फैट से नहीं जीता तो वो चाकू चला दिया पीछे से। कितने बार चाकू? 6 बार चाकू लगी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। घायल लड़का है उसके द्वारा एक मीडिया में बयान दिया गया जिसमें कि नुपुर शर्मा इंसिडेंट से मामले को जुड़े होने की बात की जा रही है, परंतु प्राथमिकी में और प्रारंभिक जांच में इस प्रकार की कोई बात नहीं आई थी और उस बिंदु पर भी छानबीन की जाएगी। पुलिस इसमें त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। 2 व्यक्तियों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 के बारे में उन लोग के द्वारा प्राथमिकी में नाम दिया गया, उनके लिए गिरफ्तारी हेतु भी प्रयास किया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस नुपुर को गिरफ्तार न करे। 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, तब तक गिरफ्तारी न हो। अब पूरे देश को झकझोर देने वाला पीएफआई का प्लान भी देख लीजिए। इस प्लान में साफ साफ लिखा है कि बहुसंख्यकों में खौफ पैदा करो, सवर्ण हिंदू और SC ST OBC को लड़ाओ, बार बार बाबरी की याद दिलाओ, मुसलमानों को तलवार और हथियारों की ट्रेनिंग दो, हिंदूवादी नेताओं पर पैनी नजर रखो। सवाल है कि क्या देश के कई हिस्सों में सब कुछ इसी प्लान के तहत हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। गजवा गैंग के जिहादी डायरी का विश्लेषण जरूर देखिए आप।
प्लान क्या है? मुसलमानों को डराओ कि उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। और क्या हुआ? सीएए और एनआरसी के नाम पर खुलेआम डर फैलाया गया और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई दल इसके अंदर शामिल थे। हिंदू राष्ट्र के नाम पर डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अक्सर आपने सुना होगा चर्चाओं के अंदर, डिबेट्स के अंदर, बाइट्स के अंदर अक्सर आपने सुना होगा कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे, एक डर पैदा करो। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना होने वाला है। भारत संविधान से चल रहा है, लेकिन एक डर पैदा करो कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, जिससे मुसलमानों में एक डर पैदा हो, वो उकसे। प्लान ये था और एग्जैक्टली ये कर भी रहे हैं। आगे की मैं आपको कहानी बताता हूं। प्लान क्या है? बहुसंख्यों में खौफ पैदा करो। उदयपुर और अमरावती में यही किया गया। जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनमें एक डर पैदा करो कि अगर तुम कुछ ऐसा करोगे तुम्हारा हश्र ये हो सकता है। और उदयपुर और अमरावती में यही एग्जैक्टली हुआ, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। प्लान क्या है? अगला प्लान है इस्लाम को बार बार खतरे में बताओ। ये बार बार बताया जाता रहा। कई मौलवी मौलाना तो बताते ही थे, इस्लामिक स्कॉलर भी तो बताते ही थे, नेता भी बताते थे। वो अपराध में भी मजहब ढूंढते थे। हमने ऐसा कई बार देखा। कई लोग तो आतंकियों में भी मजहब ढूंढा करते थे। और आज से नहीं, ये कहानी बड़ी पुरानी है जी। बाटला उसका नाम आप भूले नहीं हो, जहां पर जिस पर एक नेता बहुत रो पड़ी थी और एक बड़े नेता ने इसका खुलासा किया था। हिजाब, नमाज, लाउडस्पीकर पर यही हुआ। इस्लाम को बार बार खतरे में बताओ। आप सोचिए, हिजाब का एक छोटा सा स्कूल का मामला कितना बड़ा बना दिया गया। और क्या विषय था? हिजाब जरूरी था या स्कूल जरूरी था? नमाज के विषय को कितना बड़ा बनाया गया। लाउडस्पीकर जो मंदिरों से भी उतरे, वो मस्जिदों से भी उतरे, लेकिन इशू को कितना बड़ा बनाया गया। हनुमान चालीसा पे तो एक सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया एक सरकार में। और बड़ा सवाल, अब मैं एक बड़े सवाल की तरफ आता हूं और वो बड़ा सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूं और आपकी राय उस पर मैं जरूर जानना चाहूंगा। जो कुछ हो रहा है, क्या वो एक बड़ी साजिश का छोटा सा हिस्सा है? वो एक बड़ी प्लानिंग है जिसका छोटा सा हिस्सा है, जिसकी कड़ी एक एक करके जुड़ती जा रही है। आज आर पार में इस सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं और मेरा अनुरोध है कि सब अपनी बात को बड़ी जिम्मेदारी से रखें और जो विषय है विषय पर रहे, क्योंकि आज इधर उधर की बात करने का वक्त है ही नहीं। मेरे साथ गौरव भाटिया, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। रिजवान अहमद हैं, पेशे से वकील हैं। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दानिश कुरैशी हैं, मुस्लिम चिंतक हैं, AIMIM को करीब से फॉलो भी करते हैं। आपका भी अभिनंदन है। तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत के 50 सेकंड आप सबको दूंगा इस विषय पर रखने के लिए, और जो मेरा बड़ा सवाल है उसी पर विषय पर रखने के लिए दूंगा। रिजवान अहमद, मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। जो कुछ हो रहा है, क्या वो बड़ी साजिश का हिस्सा है? रिजवान अहमद जी, शुक्रिया। 50 सेकंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जी हाँ, देखिए 3 फेज हैं इस पूरे बवाल में। जब से सर्वे हुआ और ये हुआ, भोलेनाथ मिल गए, किसी ने कहा वो फव्वारा है, उसके बाद रहमानी नुपुर का किस्सा हुआ। इन दोनों के बीच में भोलेनाथ का जम के इस देश में मजाक उड़ाया गया, गंदी गंदी बातें की गई, गंदे गंदे मीम बनाए गए। उसके बाद उदयपुर की घटना आती है। तो जब भोलेनाथ जी का मजाक उड़ रहा था तो सारे मुसलमान, सारी पॉलिटिकल पार्टी तथा कथित सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी चुप रही। जब नुपुर रहमानी का कांड हुआ तो पूरा देश नुपुर के पीछे पड़ गया, लेकिन जब उदयपुर का कांड हुआ तो सब सब बैकफुट पे आ गए और सब बोलने लगे कि जो ये हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन इस पूरे किस्से में एक हमारी कम्युनिटी का, हमारा एक बिहेवियर सामने नजर आने लगा कि ऐसी कंडीशन में हम भारत में कैसे बिहेव करेंगे। और ये उसी की एक श्रृंखला है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम मुसलमानों को, जो हम 8 साल से, हमको ये लग रहा था कि हमारी देश की राजनीति में मौजूदगी खत्म हो गई है, हमारी हाजिरी खत्म हो गई है, हमारी पहचान। जी रिजवान, 50 सेकंड समाप्त हो गए हैं, तो मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा और ऑडियो में गड़बड़ भी आ रही है। मैं आपका रुख करता हूं अभय दुबे। जो खुलासा हुआ है गजवा बुक में जो लिखा गया है,
और उसमें लिखा गया है कि मुसलमानों को डराओ कि उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है, सीए के विरोध इसी नाम पर है। बहुसंख्यकों में भी डर पैदा करो। ऐसा ही उदयपुर और अमरावती और शोभा यात्राओं में जो हमले हुए वो लगातार हुआ। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है जिहादी बारूद पर है हिंदुस्तान? पीएफआई का प्लान ये है। 50 सेकंड आपकी। अमीश देवगन जी नमस्कार। आज मैं जो भी बात करूंगा बहुत गंभीरता से करूंगा। 2017 केरल लव जिहाद, एनआईए की रिपोर्ट के हवाले से अमीश देवगन जी ने बताया कि पीएफआई का हाथ है। 2016 कर्नाटक रुद्रेश की हत्या, अमीश देवगन जी ने शो में बताया कि पीएफआई का हाथ है। दिल्ली का दंगा हो, कानपुर का दंगा हो, हाथरस हो, अभी बिहार की घटना हो या राजस्थान का जिक्र हो, अमीश देवगन जी के साथ में चर्चा में था, उन्होंने कहा कि पीएफआई का हाथ है। अमीश देवगन जी ने 9 मई 2018 को बहुत अच्छे संबंध चूंकि अमित शाह साहब के साथ आपके हैं, उनसे इंटरव्यू किया। 7 मई 2019 को किया, 26 मार्च 2021 को किया और अभी 22 फरवरी 2022 को आपके चैनल ने इंटरव्यू किया। एक भी बार नहीं पूछा कि पीएफआई पर अमित शाह साहब प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। आप लोग 8 साल से सत्ता में हैं। 2020 अगस्त में उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को आवेदन दिया कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाइए। 2021 अप्रैल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई का प्रतिबंध लगाना प्रक्रियाधीन है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये 18 अप्रैल 2022 का ट्वीट है, एएनआई ने किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कोई भी प्रस्ताव पर हमारी चर्चा नहीं चल रही है अमीश देवगन जी। तो कब तक अमीश देवगन जी सिर्फ डिबेट में यह मुद्दा उठाएंगे? क्यों केंद्र की सरकार अमीश देवगन जी के शो का संज्ञान नहीं लेती? क्यों उनकी बातों का संज्ञान लेकर प्रतिबंध नहीं लगाती? नहीं लगाएगी, क्योंकि कर्नाटका के चुनाव में यह वोट संग्रहित कर रही है उनका राजनीतिक संगठन एसडीपीआई। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, केंद्र की लग रहा है कि उदयपुर में गला कटवाकर वोट मांगा जा रहा है। को याद रखिए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गला कटवा के वोट मांगा जा रहा है। सीए के नाम पर विरोध दर्ज करा के वोट मांगा जा रहा है। यह आपका ऑल्टरनेटिव है। गौरव भाटिया, आपकी राय जरूरी है। पीएफआई के नाम पर आप वोट मांगते हैं, आप वोट बटोरते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। कांग्रेस कहती है कि आप ड्रामा करते हैं। अमीश जी, सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लूंगा, लेकिन मैं कुछ जिज्ञासा के लिए आपसे पूछना चाहता हूं। ये जो व्यक्ति यहां बैठे हैं, दानिश कुरैशी, ये क्या दानिश कुरैशी वो हैं जो अरेस्ट हुए थे भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने के लिए? मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। और मेरे 2 सवाल और हैं। जी जी, क्या ये वही दानिश कुरैशी हैं? जी जी, वही है दानिश। दूसरी बात, क्या इनका ट्विटर हैंडल दानिश कुरैशी 1 है? इनसे भी आप पूछ सकते हैं। दानिश, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर दानिश, आपका ट्विटर हैंडल दानिश कुरैशी 1 है? दानिश, मैं जवाब ही दूंगा। अमीश, उनको पहले सवाल कर लेने दीजिए। भाटिया साहब को सवाल कर लेने दीजिए। शायद इन्हीं का है, शायद इन्हीं का है, शायद इन्हीं का है, शायद इन्हीं का है, जैसे वो बोल रहे हैं उन्हीं का है। और अगर इनका है तो अमीश जी, बिल्कुल स्पष्ट एक बात कर दूं, डिबेट 10,000 हो जाएंगी, लेकिन इनका एक ट्वीट है जिसमें ये लिखते हैं, एक सवाल मन में है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, पर मेरी खुद की जानकारी में इजाफा हो इसलिए पूछ रहा हूं। जो बोले हैं कि शिवलिंग मिल गया तो बताओ, और आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे हाथ में है। और इस तरह का आपत्तिजनक ट्वीट इन्होंने पिन कर रखा है। उठा के इनको हटाइए प्रोग्राम से। मैं इनके साथ चर्चा नहीं करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कह दूं। कांग्रेस से तमाम हमारे विरोध हो सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे ईश्वर का सम्मान नहीं कर सकते हैं, पिंड ट्वीट लगाते हैं, अरे इनकी मजाल क्या है ये आपके शो में बैठ के हमारे साथ मंच साझा करे? इनको हटाइए यहां से, चलिए अपनी उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं गौरव भाटिया, बिल्कुल आपने जो बात बोली उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन दानिश कुरैशी भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। 40 सेकंड सुन लीजिए उनकी बात को, फिर आप अपनी बात कह ले। दानिश, बिल्कुल, पहले 40 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो अमीश जी, आपके इस जवाब से आपत्ति है। मैं अपनी सफाई अदालत में दूंगा। गौरव भाटिया अधिवक्ता होंगे, ये कोर्ट नहीं है कि मैं इनको सफाई दूं। नंबर 1,
दूसरे नंबर की बात है हटाने की, तो वो कानूनी प्रक्रिया के मातहत ही हटेगा। उसके अलावा हटाना उसका आईटी एक्ट के मातहत वो उसमें चला जाएगा। मैं चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये पर्सनल मेरी मैटर है और वो सब जुडिस है। दूसरे नंबर की बात, ये जो गौरव भाटिया यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुनिए, अमिश मुझे बोलने दीजिए, अमिश मुझे बोलने दीजिए, सुनिए, ये गौरव भाटिया और नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद 7 दिन तक मुसलसल बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, हटाइए इनको। तो ऐसे घटिया लोगों के साथ दानिश कुरैशी डिबेट में नहीं बैठेगा जो नुपुर शर्मा की पैरवी कर रहा था। समझे? दूसरे नंबर की बात, सुनिए, भाटिया सुनने का मौका रखिए। हमारी कोई टक्कर नहीं है। सुनिए अमीर जी, आप प्रकट होइए। मुझे हटाइए इनको। अब तक तुमने अरेस्ट छुपा हुए के हैं। एक सेकंड अरेस्ट हुए ये नहीं बिल्कुल भाषण देते हैं, जूते की धूल नहीं है ये। अमीर जी आप प्रकट होइए, प्रकट होइए। ये टक्कर नहीं है, जब तक इन मच्छर से हमारी क्या टक्कर होगी? आप प्रकट होइए अमीर जी। मैं तो यही हूँ गौरव भाटिया। सुनिए अमीर जी। अच्छा एक सेकंड, दानिश आपके वक्तव्य को सुना। दानिश को ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड होल्ड ऑन। देखिए रिजवान अहमद भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जो बात अभय दुबे ने बोली कि आप पीएफआई के नाम पे ड्रामा करते हैं, उसका जवाब क्या है? नहीं अमीर जी, मैं उठ रहा हूं, सॉरी। मैं इस डिबेट में 10,000 डिबेट छोड़ दूंगा, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन टेकन है। आपका ऑब्जेक्शन टेक गौरव भाटिया 1 सेकंड, आपका ऑब्जेक्शन नहीं तो इनको हटाइए फिर। आपने अपनी बात को रखा। आपके साथ वो विंडो में नहीं आएंगे, आपके साथ वो विंडो में नहीं आएंगे। आप उनके साथ चर्चा मत करिए, चर्चा नहीं करेंगे। आप उनके साथ चर्चा मत करिए। मैं तो आपसे अभय दुबे की बात कर रहा हूं। आगे आए पीछे आए कहीं नहीं, वो नहीं आ रहे अभी। आप अभय दुबे की बात का जवाब दीजिए। हटाइए। हटे हुए हैं, वो हट गए हैं, वो खुद ही हट गए। एक सेकंड गौरव भाटिया, महादेव के बारे में जो शब्द लिखे हैं मैं पढ़ नहीं सकता हूं अमीर जी। गौरव वो मैं पढ़ नहीं सकता हूं। गौरव मेरी एक जिम्मेदारी है। नहीं, मेरी बिल्कुल आपकी एक जिम्मेदारी है कि अगर ये लोग गलत भाषा बोलेंगे तो जवाब वैसे ना दें, लेकिन ये हमारी भी एक मांग है कि ऐसे लोगों के साथ हम चर्चा नहीं करेंगे। आपने दानिश कुरैशी पर एक और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपने बोला कि मैं लोगों उनके साथ को चर्चा नहीं करना चाहता। ऑब्जेक्शन इज टेकन, क्योंकि उन्होंने भगवान, आपने बोला उन्होंने हमारे ईस्ट के बारे में गलत तो वो बोला। हट गए आपके कार्यक्रम से, वो नहीं है। आप अपनी बात को रखिए ना गौरव, अब आप अपनी बात को रखिए ना गौरव, अब वो अपनी बात को आप रखिए ना। वो नहीं है ना। रिप्लाई टू अभय दुबे। हाँ धन्यवाद। मैं पहले तो आपका आभार देता हूं, 2 कारणों से देता हूं अमीर जी। आप इस देश के सबसे जाने माने, प्रतिष्ठित और निर्भीक पत्रकार हैं। और देखिए किस तरह से अगर हमने आपसे एक मांग करी जो कि सही भी थी और जिससे अगर ना पूरी होती तो सबकी भावनाएं आहत होती, आपने माना। धन्यवाद अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुओं की तरफ से, हर नागरिक की तरफ से जो संविधान में विश्वास करता है, जो शांति प्रिय है। जो लोग जहर उगलते हैं, जो लोग भगवान का अपमान करते हैं, उनको न्यूज 18 जैसा मंच और आपका जो कार्यक्रम है जो देश में सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये कभी भी मुहैया नहीं कराना चाहिए। अब मैं आज के मुद्दे पे आता हूं। अमीर जी आपने बिल्कुल सही बात कही। किरोड़ी लाल मीणा जी को धमकी आई राजस्थान में, कन्हैया लाल मारा गया राजस्थान में। और ये हो क्यों रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए आपने देखा पीएफआई पे किस तरह से सख्त कार्रवाई होती है जहां भाजपा की सरकार होती है, और जिसका मैं अभी प्रस्तुत करूंगा, वर्णन भी, सारे तथ्य भी रख दूंगा। लेकिन ये सोच कितनी घिनौनी है और ये एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ये कोई जहर उगलने की बात नहीं है, धर्म पे नहीं है, लेकिन हर नागरिक किसी भी धर्म का हो भारत में रहेगा तो केवल संविधान की बात करेगा। गौरव लेकिन जो अभय दुबे ने बोला कि आप लोग ड्रामा करते हैं, आप पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं, आप पीएफआई एसडीपीआई को क्यों नहीं बैन कर देते, जो अभय दुबे ने पॉइंट रखा, उसका जवाब क्या है? मैं उत्तर दे देता हूं। हाँ चलिए देखिए, इस उत्तर को मैं 2 भाग में बांटता हूं। पहले कांग्रेस की बात का मैं उत्तर नहीं दूंगा, उसकी वजह अभी बता दूंगा दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने क्या किया। सोलिसिटर जनरल से सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि पीएफआई को ऑल इंडिया क्यों नहीं बैन किया गया।
तो देखिए, किसी को अगर अमीर जी बैन करना है ना, साक्ष्य हो, प्रमाण हो, तथ्य हो, जिससे कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन न्यायालय जाए तो वो बैन सही माना जाए, न्याय संगत माना जाए। सोलिसिटर जनरल ने कहा सारे साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे किए जा रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिद्दीकी कप्पन, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे अरेस्ट नहीं किया? राहुल गांधी मिलने जरूर गए थे उसके परिवार वालों से, आज तक उसकी बेल नहीं हुई है, ये हमसे प्रश्न पूछते हैं। कर्नाटका में 2 एफआईआर हुई, 19 लोग गिरफ्तार हुए पीएफआई एसडीपीआई के, हमारी सरकार है। दिल्ली में मार्च 2020 में गिरफ्तारियां हुई, दंगे भड़काने के लिए पीएफआई एसडीपीआई के सदस्य गिरफ्तार हुए, भाजपा के अंडर में जो आती है यूनियन गवर्नमेंट के पुलिस, उसने किया। लेकिन आज सवाल यह भी पूछा जाएगा, राहुल गांधी सिद्दीकी कप्पन के परिवार वालों से क्यों मिले? सवाल यह भी पूछा जाएगा, ठीक है, आपने पॉइंट रख लिया। रुक जाइए, आधा मिनट लगातार आप ही बोल रहे हैं गौरव, आधा मिनट लूंगा, इसके बाद आप मत दीजिएगा, आधे मिनट के बाद मत दीजिएगा, पूरे प्रोग्राम बोलिए मत दीजिएगा, ये सुन लीजिए जो कह रहा हूं। धन्यवाद। आज ये पूछा जाएगा केसी वेणुगोपाल ने क्यों कहा पीएफआई को बैन नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पीएफआई एसडीपीआई को प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों दी, ये पूछा जाएगा। यह भी पूछा जाएगा कि हामिद अंसारी, जो कि उपराष्ट्रपति जब नहीं रहे 2017 में सितंबर में, पीएफआई एसडीपीआई के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, सोनिया गांधी के कहने पे होते हैं क्या? और सिद्धरामैया जब मुख्यमंत्री थे कर्नाटका में, तो पीएफआई एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता थे उन पे आतंकी मुकदमे चल रहे थे, वो वापस क्यों लिए? ये सवाल है। और ये लोग पीएफआई और एसडीपीआई को मॉरल सपोर्ट आप देते हैं। सिद्दीकी कप्पन की कहानी किसी से छुपी ढकी नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि आप डिबेट में कुछ बोलते हैं और ग्राउंड पर एक्शन कुछ और करते हैं? आपके दोहरे मापदंड है, डबल स्टैंडर्ड। प्रतिबंध लगाने वाला केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या कांग्रेस पार्टी के कहने से काम करता है? क्या केसी वेणुगोपाल जी के कहने से काम करता है? अरे कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, गंभीरता से लीजिए इसको। उसके नेटवर्क को जो अमीश देवगन जी ने खुलासा किया है, केरल का एक एनडीएफ ऑर्गेनाइजेशन है, तमिलनाडु का एमपीएन है और कर्नाटका का केडीएफ है, इसका फेडरेशन है। और कर्नाटका में उसने अपनी बाह किस प्रकार से फैलाई है, वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट का, और 100 लोकल बॉडी के इलेक्शन वहां वो जीत चुका है लगभग। कई जिलों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। इसके राजनीतिक अर्थ समझिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बैन नहीं कर रही, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कन्हैया लाल का जो हत्यारा कन्हैया लाल जी का था, रियाज अटारी, इनके सोशल मीडिया के वर्कर ने फोटो के सहित डाला कि वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। तालिब हुसैन अभी जो पकड़ा है ना, गांव वालों ने पकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया का कार्यकर्ता दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, जो उदयपुर में घटना हुई वो बीजेपी की वजह से घटना हुई, जो अमरावती में घटना हुई वो बीजेपी की वजह से घटना हुई, और अब जो कि गजवा गैंग का पूरा खुलासा हो रहा है, जो गजवा बुक में लिखा हुआ है, क्या वो बीजेपी की वजह से है? उसमें लिखा हुआ है स्वर्ण हिंदू और एससी एसटी ओबीसी को लड़ाओ, बार बार बाबरी मस्जिद की याद दिलाओ, सीए कानून का विरोध करो और बोलो तुम्हारी नागरिकता जा सकती है। ये सब कुछ इंप्लीमेंट किसने करा? देश की किस पॉलिटिकल पार्टी ने इंप्लीमेंट करा? इसका जवाब आप देंगे या कोई और देगा? सीए के खिलाफ लगातार कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में बोलती रही? अबे दुबे जवाब दीजिए इस बात का। बिल्कुल अमीश देवगन जी, इसमें 2 प्रांत भारतीय जनता पार्टी के छूट गए, क्योंकि मैं उसको राजनीतिक नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी के 1000 प्रांत बताइए, 1000 प्रांत बताइए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इट इज योर राइट टू एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी एज पर योर कन्वीनियंस, बट माय पॉइंट इज दिस, क्या आपको लगता है जो मैं आज स्टोरी लेकर आया हूं, उस स्टोरी पे आप क्या कहना चाहते हैं? मुसलमानों को किसने उकसाया कि सीए पे उनकी नागरिकता जा रही है? किस पार्टी के नेता शाहीन बाग में जाते थे? जवाब दीजिए इस बात का। किस पार्टी के नेताओं ने शाहीन बाग में जाके मंच साझा किया? कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही थी इस पूरे घटनाक्रम को? लगातार आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिले, जब जरूर आप प्रश्न कीजिएगा। गुजरात में किशन भारवाड़ की इसी प्रकार हत्या की गई। वो अपनी बच्ची से मिलना चाहता था, सेम जो कन्हैया लाल जी की हत्या की गुजरात के अहमदाबाद में,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसी को जेल के अंदर डाला। वो गुहार लगाता रहा, उसने कहा मेरी बच्ची ने जन्म लिया है, मैं मिलना चाहता हूं। 25 दिन वो घर से बाहर रहा, बच्ची का चेहरा नहीं दे पाया, घेर कर मार दिया। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो एक बहुत बड़े भारवार के बारे में मैंने खबर दिखाई थी, मेरे चैनल ने भी खबर दिखाई थी। मेरा जो आपसे सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, सीए का विरोध इस देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां करती थी? आप दो बड़ी पार्टियों का नाम बताइए। सीए का विरोध कौन सी दो पॉलिटिकल पार्टियों ने करा इस देश के अंदर? करा तो 5 ने, 10 ने, लेकिन दो बड़ी पार्टियां कौन सी थी? पीएफआई का प्लान क्यों है कि मुसलमानों को सीए के नाम पे डराओ? मैं आपको बड़ा खुलासा बता रहा हूं सिलसिलेवार तरीके से। क्या था पीएफआई का जिहादी प्लान? बहुसंख्यों में जो बहुसंख्यक हिंदू है उनमें खौफ पैदा करो। स्वर्ण हिंदू, इसको दोबारा सुनिए एक बार, स्वर्ण हिंदू और एससी, एसटी और ओबीसी को आपस में लड़ाओ। प्लान क्या था? और एग्जैक्टली यही हुआ है। सीए के नाम पर, हिजाब के नाम पर, नमाज के नाम पर उकसाने वाली बातें की गई हैं, लगातार की गई हैं, और इन सब बातों में देश की कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका साथ भी दिया है। और इसी बड़े सवाल के साथ मैं आज ओपन कर रहा हूं, अजीज खान, ये संयोग नहीं, ये तो प्रयोग था। जी देखिए अमीश भाई, अभी मैं गौरव जी को सुन रहा था, वो लगातार जब आप पीएफआई की बात कर रहे थे कि साहब बैन क्यों नहीं लग रहा है। अगर ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है, बहुत घातक है और देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है, तो ऐसी स्थिति में पीएफआई पे बैन लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा साक्ष्यों की कमी है, प्रमाण का अभाव है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनके एक सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने 15 सितंबर 2020 को उन्होंने बाकायदे केंद्र सरकार से पूछा लिखित में कि आखिर पीएफआई जो इतना खतरनाक है उसको बैन कर देना चाहिए, आप बैन कर दीजिए। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि उससे कोई खतरा नहीं है और उसके साथ साथ हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अभी यूपी सरकार ने जनवरी 2019 में भी यहां पर एक पत्र लिखा केंद्र सरकार को और उसमें यह कहा गया कि इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा रहा, कोई जवाब नहीं आया। मकसद साफ है, एक तरफ आप कह रहे हैं पीएफआई खतरनाक है, दूसरी तरफ आप उसमें वैन नहीं लगा रहे हैं। वैन लगाएगा कौन? गृह मंत्रालय लगाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय जब कोई हादसा होता है तो पीएफआई पर ठीकरा फोड़ देता है, लेकिन जब बैन लगाने की बात आई, आपको लग रहा है पीएफआई पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है सिर्फ? जब प्रमाण नहीं अजीज भाई, अजीज खान, आपको लग रहा है पीएफआई पर सिर्फ ठीकरा फोड़ा जा रहा है? क्यों आरोप लगाते? मकसद साफ है, मकसद साफ है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप अपना ठीकरा उठा करके पीएफआई पे फोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं गौरव भाटिया, गौरव भाटिया आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस प्लान में तो यह भी है कि स्वर्ण हिंदू, एसटी और ओबीसी को लड़ाओ आपस में, हिंदुओं को डिवाइड करो आपस के अंदर। अमीर जी, पहले देखिए, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी उठाई, सपा के प्रवक्ता ने भी उठाई, और अजीज जी तो बड़े दिल के अजीज हैं हमारे। अजीज जी, आपको थोड़ा कानून पढ़ा देता हूं। ये जो बैन होता है ना किसी भी संस्था पे, संगठन पे, ये केंद्र सरकार भी लगा सकती है और प्रदेश की सरकार भी लगा सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग क्यों सांप्रदायिक राजनीति करते हो। आप अखिलेश यादव जी के बयान का खंडन यहां कर पाएंगे? अखिलेश यादव जी ने क्या बयान दिया था? हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, बन जाता है मंदिर। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था ये झूठी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे ज्ञानवापी मंदिर पे। अब आप मुझे बताइए, आप सीधा सीधा जवाब मुद्दे से नहीं भटकाया मैंने। एक मिनट, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नहीं, बीच में ना बोले, मैं उत्तर दूंगा। नहीं प्लीज अमीर जी, अगर वो खतरनाक है तो ऐसे अजीज भैया, आप बीच में क्यों बोलते हैं? क्यों संरक्षण दे रहे हैं? वो साइकिल देखिए पंचर है, हवा भरिए, मैं बस अपनी बात पूरी कर लूंगा। आप हवा भरिए, वो पीछे साइकिल पंचर पे, और मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। जब तक आप हवा भरेंगे बात पूरी हो जाएगी। जनवरी 19 में सुनिए कि साहब बैन लगाना चाहिए। जवाब तो दे रहे हैं गौरव भाटिया। देखिए कौन सा तरीका है। आप अखिलेश यादव जी को दोष दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव दोषी नहीं है, गौरव भाटिया। हाँ, देखिए एक बात समझनी होगी। आपको याद है मैंने अभी बताया क्या कार्रवाई पीएफआई, एसडीपीआई पे भाजपा शासित राज्यों में हुई है, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रमाण का अभाव है। मैंने तो ये कहा अमीर जी कि प्रमाण और साक्ष्य इतना इकट्ठा कर लेंगे कि कहीं भी चुनौती दे दें
लेकिन छूटने वाले नहीं है, ये संगठन बैन होगा, ये बात कही। दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन ये समझ का फर्क है, इनको समझ नहीं आया। तीसरी बात कर रहे हैं, आप एक मिनट शांत हो रहा है और उस पर मढ़ रहे हैं सारी बातें पीएफआई पर मढ़ रहे हैं और आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अरे भाई देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अखिलेश के प्रवक्ता शांत हो जाओ, कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं पा रहे। प्रवक्ता को शांत कराइए। आप अपनी नाकामियों को पीएफआई के आगे छिपा रहे हैं। अपनी नाकामियों को अब मैं एक सेकंड अजीज खान देखिए, मैं आपकी बात को मजबूरी भी समझ रहा हूं, आपकी कहानी भी समझ रहा हूं। मैं गौरव भाटिया आपके पास वापस लौट के आऊंगा। रिजवान अहमद काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। रिजवान देखिए, एक सामान्य बात नहीं है, मैं गौरव आपके पास वापस आऊंगा, मुझे मौका दीजिएगा। रिजवान, सामान्य बात नहीं है, सीए के नाम पर डराओ, बार बार हिंदू राष्ट्र का डर दिखाओ, इस्लाम को बार बार खतरे में बताओ। हमने देखा हिजाब, लाउडस्पीकर, नमाज का विवाद कैसे बढ़ा। इसके अलावा हिंदुओं में डिवाइड करो, क्रिएट स्वर्ण हिंदू, एससी, एसटी, ओबीसी। और आप देखिए ओवैसी क्या बात कहते हैं, वो कहते हैं दलित मुसलमान, दलित और मुसलमान, दलित और यादव। जी अमीश भाई थोड़ी सी गौरव भाटिया जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेरा भी विषय है। देखिए, ये बात बार बार उठती है पीएफआई की। बड़ी आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। पीएफआई कोई, जैसे लोग कहते हैं बैन कर दो, कोई चिड़िया नहीं है जिसको पकड़ के आपने पिंजरे में रख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लीजिए 10,000 का कैडर है पीएफआई का, आपने सीमी को बैन किया था, क्या हुआ? इंडियन मुजाहिदीन आ गया। यह बात लोगों को समझनी चाहिए कि किसी भी संस्था को बैन अगर गवर्नमेंट करती है और किसी भी सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को रिवोक कर दिया तो सरकार की भी किरकिरी होगी और उस संस्था को एक तरीके से मान्यता मिल जाएगी, उस संस्था को बल मिल जाएगा। तो आसान नहीं है किसी संस्था को बैन करना, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी संस्था को जब बैन किया जाता है अमीश भाई, जानते हैं खर्चा कितना आता है उस संस्था पे? खर्चा सिर्फ स्टेशनरी का। आज से 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने 33 अकाउंट फ्रीज किए पीएफआई के ऑपरेटिव्स के। कभी कभी भगाया इंसान मारे इंसान से बेहतर होता है। कभी कभी पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को तुम भागने पर मजबूर करो, यह बेहतर है कि उनको बैन करो, और बैन अगर गलती से रिवोक हो गया तो उन लोगों को मान्यता मिल जाएगी। आज पीएफआई को आप बैन कर दीजिए, 14 दिन बाद दूसरी संस्था बन के खड़ी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे उसको बैन करो। ऐसे अरे सफाई नहीं दे रहा यार, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। अरे भैया, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूं। इकट्ठा कर पाए 8 साल दूसरी बात, अच्छा मैं बात खत्म करूं, हर 15 दिन बाद ये हो जाता है। अच्छा बात खत्म करूं अपनी, एक मिनट यार, ये अजीज खान हर जगह बीच में बोलने लगता है भाई। ये प्रॉब्लम क्या है इस आदमी के साथ भाई? अरे भाई, बोलने का क्या मतलब? आप गलत बात करेंगे, आप देश को गुमराह करेंगे। इतना बड़ा चैनल है, ये देश का सबसे बड़ा डिबेट शो है, तुम भी आप झूठ बोलेंगे? मैं चुप रहना है। देश का इतना बड़ा डिबेट शो है, झूठ बोलेंगे? तुम गलत कर रहे थे, छोटे मोटे पत्रकार हो तो मैं क्या समझ रहा हूं ना? देश के सबसे बड़े पत्रकार है, उनका ये शो है, वहां पे झूठ बोलेंगे और झूठ बोल के आप बच जाएंगे। क्या तमाशा कर रहे हैं आप? अमीश भाई बोलो। बिल्कुल, आप दोनों को मैं बोलने, आप दोनों को बोलने का हक है। एक सेकंड अजीज बात करें, सबूत नहीं है। अच्छा, मेरा निवेदन है एक एक करके 40 सेकंड में अपनी बात को रिजवान समाप्त करिए। क्या आपको लगता है कि इस देश का मुसलमान इतना भोला है कि पीएफआई की बातों में आ जाएगा? चलिए, सीए में तो राजनीतिक दल साथ। सुनिए, एक मिनट चलिए, एक मिनट अमीश भाई, अजीज खान भाई को ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन 10 आदमी पीएफआई के पकड़े गए तो गवर्नमेंट ने बोला पीएफआई करवा रही है। चलो, गवर्नमेंट कल से पीएफआई नहीं बोलेगी। जितने 10 पकड़े गए 10 के 10 मुसलमान थे, तो क्या गवर्नमेंट ये बोले कि मुसलमान करवा रहे हैं? ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है क्या कि पीएफआई के बिना सीधे मुसलमान कौम पर हमला हो? ये तुम्हें ज्यादा सूट करता है क्या? बेकार की बात करे जा रहे हो, न सर न पैर। जवाब दे रहे। ठीक है, जवाब अजीज खान जवाब। अब शांत रिजवान साहब,
पढ़े लिखे आदमी है, वकील हैं आप कह रहे 10 लोग पकड़े गए। जो पकड़े गए जो सच में है, वो जो कर रहे हैं उनका नाम लो, जो सच्चाई है वो बताओ ना। आपको पीएफआई कहना जरूरी है क्या? दूसरों पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है क्या? क्या तमाशा कर रहे हैं आप? बोल तो दिया पीएफआई का नाम लेके, एसडीपीआई का नाम लेके आप किसी का नाम लेना। अरे भाई, जो गलत काम कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है, जो कानून से खिलवाड़ कर रहा है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी निर्दोष को गलत तरीके से नहीं फंसा सकते। बताओ क्या करोगे? किसी निर्दोष को गलत तरीके से नहीं फंसा सकते। तुम्हें सूट करती है गलत तरीके से नाम ले गवर्नमेंट कहे कि मुसलमान कर रहे हैं? कमाल है। अगर मुसलमान करते हैं तो मुसलमान का नाम आएगा, शकील करते हैं तो शकील का नाम आएगा, तो और किसका आ रहा है? तो रमेश का नाम आएगा। किसका नाम आ रहा है? मुसलमान हिंदू इसमें क्या होता है? और किसका नाम आ रहा है? मजहब होता है क्या? आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। बताओ ना, जो आतंकवादी है उसका कोई मजहब नहीं होता है। बताओ। लेकिन बिल्कुल आपने आप आतंकवादियों में आतंकवादी किसी मजहब का नहीं होता है। आतंकवादी अपने आप में मजहब है। हाँ, क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा आतंकवादी अपने आप में मजहब है। बहुत अच्छा डायलॉग। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। बहुत अच्छा डायलॉग है। ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है। पसंद आया। जो गलत है वो गलत है। बहुत अच्छा डायलॉग है, पसंद आया। वाह भाई, कमाल डायलॉग है। हम सच्चाई बोल रहे हैं तो आपको डायलॉग लग रहा है। आप और मर दो किसी पे, किसी का नाम किसी पे डाल दो, मर दो। किसी का नाम किसी पे नहीं डाल दिया जाता। लेकिन अजीज खान मैं जानना चाहता हूं, चलिए पीएफआई का तो एक प्लान था, लेकिन इस देश के अंदर कौन दलित, यादव और मुसलमान करता है? इस देश में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो दलित, यादव और मुसलमान करती है? जो हिंदुओं में कहती है स्वर्ण, जो हिंदुओं में कहती है दलित, जो हिंदुओं में कहती है ओबीसी, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है? और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी? हाँ, आतंक का मजहब नहीं होता, हाँ, आतंक का मजहब नहीं होता, लेकिन अपराधी का मजहब ढूंढा जाता है। अपराधी का मजहब ढूंढा जाता है। यहाँ तो वैक्सीन का मजहब भी ढूंढा जाता है, अपराधियों का भी मजहब ढूंढा जाता है और वैक्सीन का भी मजहब ढूंढा जाता है। ये बात सच है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है और इस देश के करोड़ों व्यूअर्स को भी पता है। बोलिए, अबे दुबे कौन सी ऐसी देश की पॉलिटिकल पार्टी थी जो सीए का विरोध कर रही थी? कौन मदद कर रही थी? पीएफआई की। और जब पीएफआई की हम बात करते हैं तो साइड सपोर्ट, कवर फायर कौन देता है, कौन ट्वीट करता है इनके लिए? अमीश देवगन जी, आप जानते हैं एक अभी अंदर है, उसके लिए उसके पक्ष के अंदर डेली ट्वीट करते हैं लोग। आप जानते हैं सीए का सबसे पहले विरोध किसने किया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए सीए पर। हमारे देश की जो प्रीमियम एजेंसीज है ना, रॉ है, आईबी है, उन्होंने कहा कि इसके प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें कई जो स्लीपर सेल के लोग हैं वो नागरिकता ले लेंगे। पहला ऑब्जेक्शन उन लोगों ने इस कानून के बनने के समय वैधानिक ऑब्जेक्शन फाइल किया। सीए को क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया इन्होंने आज तक? रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं, बांग्लादेश में सैकड़ों परिवारों को, हिंदू परिवारों के घर जलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी तो एक शब्द उस पर बोलने को तैयार नहीं। अरे वो तो नागरिकता दे रहे हैं, वहां से जो हिंदू आएंगे। कोई एक संगठन, आप कह रहे हैं सबको नागरिकता मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं प्रताड़ित हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख आएंगे उनको। क्या बांग्लादेश में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? जवाब है नहीं। कि पाकिस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? जवाब है नहीं। अफगानिस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया है? जवाब है नहीं। प्रताड़ित किसको किया गया इन देशों में? आप विद्वान पत्रकार हैं, थोड़ी सी जानकारी आपकी दुरुस्त कर दूं। इन लोगों ने उस कानून में से पहली बात तो रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द ही हटा दिया है। दूसरी बात, उसके रूल फ्रेम नहीं किए, तो उस कानून के आधार पर 2020, 21, 22 आज चर्चा कर रहे हैं, तब तक एक नागरिकता भी नहीं दी है। अब बात करते हैं पीएफआई पर प्रतिबंध की। गंभीर बात है, पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 से ही एनआईए के पास ये प्रमाण मिल रहे हैं कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल है।
तो जब टेररिज्म होता है तो वो सेंटर सब्जेक्ट केंद्र का विषय हो जाता है। क्या सिमी पर प्रतिबंध नहीं लगाया? जब भी स्वरूप बदलेगा अगर आतंकवाद, तो उस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, उनके लोगों को पनिश किया जाएगा। यह हिंदुस्तान का कानून नहीं है कि भाग जाने की अनुमति दी जाए। यह हास्यास्पद तर्क यहां नहीं चल सकते। और गंभीरता से देश के गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, जब इतने प्रमाण है, 6 साल हो गए, तो केंद्रीय गृह मंत्री जवाब गौरव भाटिया बनता है नहीं लगाया। जब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि प्रक्रियाधीन है, जब सॉलिसिटर जनरल अप्रैल 2021 में कह रहे हैं जी तथ्यों की कमी है, तो तेजस्वी सूर्या ने क्यों बोला कि मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं? क्या आपको लगता नहीं है कि अब सरकार में तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बढ़ जाती है? जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि अगर ये गजवा गैंग कोई जिहादी डायरी चला रहा है जिसमें वो हिंदुओं को डिवाइड करना चाहता है, वो देश के मुसलमानों को उकसाना चाहता है, तो जिम्मेदारी आपकी नहीं बन पाती। विपक्ष सवाल पूछेगा, लेकिन अगर आप सवालों से भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? अमीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो नहीं है जो सवालों से भागे हैं। यही उत्तर दे के जाएंगे और इसके बाद हो सकता है कांग्रेस भाग जाए और पार्टियां भाग जाए। पॉइंट तो ये भी है, पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं, ये भी बता कर जाइए। अबे दुबे आपने निर्विरोध बोला, आपके बीच में गौरव भाटिया नहीं बोले, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। निर्विरोध बोला आपने 1.5 मिनट बोला, 2 मिनट बोला, गौरव भाटिया नहीं बोले। लेट हिम आंसर। अजीज खान की भी बात का जवाब देना चाहते हैं, अजीज खान की भी बात का जवाब दीजिएगा गौरव भाटिया, दोनों चीजें। बिल्कुल। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी यहां पे कुछ कहती है और राजस्थान में कुछ हो रहा है। 2 तथ्य रख दूं आपको। मालूम है कुछ ही दिन पहले पीएफआई ने अपना स्थापना दिवस कोटा में मनाया है और बड़े धूमधाम से मनाया है जी, और उनको अनुमति भी दी है, अशोक गहलोत ने दी है ना। दूसरी बात, आपको मालूम है, आपको याद होगा मतलूब अहमद वो है जो फरार रहा, जिसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और मतलूब अहमद क्या कर रहा था अमीर जी, ये रिपोर्ट है मीडिया में, वो पीएफआई को मजबूत कर रहा था। तो ये तो कम से कम आके पीएफआई पे बात ना करें। अब समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। यही बात तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन जब गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उनको फांसी की सजा दी गई, तो धर्म तो नहीं होता है, लेकिन ये नाम है जाहिद शेख, इमरान शेख, इकबाल शेख, शमसुद्दीन शेख, जावेद शेख, आसिफ शेख, अतीक खिलजी, मेहंदी अंसारी, ऐसे 42 नाम है। और मोहम्मद सैफ शेख समाजवादी पार्टी के बरेली के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष रहे, उनके बेटे भी हैं। दूसरी बात, काकोरी कांड। काकोरी में जब अलकायदा का टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था, ये पिछले साल की बात है, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा था आपको मालूम है? उन्होंने कहा था मुझे वर्दी पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इनको भरोसा किस पे होता है? उन पे होता है जो आतंकवाद फैलाते हैं। और तीसरी बात मैं बता दूं, ये देश हमेशा संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं। किसी की इतनी हैसियत नहीं है गजवाए हिंद कर दे। लेकिन एक मन में सवाल आता है, अगर कोई मुसलमान मुल्क हमारे देश पे हमला करेगा तो यहां के मुसलमान भारतीयता के धागे से बंधे होंगे या धर्म की तार से बंधे होंगे जिसमें करंट मुसलमानों को मिलेगा? मैं समझता हूं भारतीयता के धागे से बंधा होना चाहिए। और ये दुख की बात है कि पीएफआई के जो लोग अरेस्ट किए गए हैं, 15,000 लोगों को शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन एक शब्द ना कांग्रेस ने कहा, ना सपा ने कहा, ना टीएमसी ने कहा, ना आपने कहा। अजीज खान, अबे दुबे मैं आपको मौका दूंगा, अजीज खान 40 सेकंड, देन रिजवान एंड देन अबे। आतंकवादी गतिविधि 2019 का चुनाव था, मुरादाबाद में कुछ लोगों, कुछ लड़कों को इन्होंने पकड़ा और क्या कहा साहब रॉकेट लॉन्चर निकला है। और वो निकला क्या, जब बाद में रिपोर्ट आई तो निकला वो ट्राली का गुल्ला निकला, ट्राली का निकला जो उस पर स्टैंडिंग होती है साहब। उसके बाद वो बरी हो गए। अरे गुल्ले तो आपकी साइकिल के निकल गए, गुल्ला निकल गया, पहिया निकल गया, टायर निकल गया, हैंडल निकल गया, बचा क्या इस पंचर साइकिल में? गुल्ला निकल गया कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टो आपका है,
इस तरीके का आप धार्मिक सुनिए अभी बहुत बीच में बोल रहे थे, ये मैनिफेस्टो, ये पंचर साइकिल देख रहे हैं, अब चुनाव पंचर साइकिल। अब गौरव सुनना पड़ेगा, शांति लेकिन आप बेनकाब हो जाते हैं। अब शांति से सुनना पड़ेगा। रॉकेट लॉन्चर की जगह गुल्ला निकला है। वो जो टायर है वो भी फट जाएंगे। वो सब नहीं, रुकिए मेरे को बताने दीजिए भाई। उनके ऊपर आरोप सब गुल्ले निकाल रहे हैं, ये बताइए। तो गुल्ले आरोप लगाना एक अलग मामला है। मैं बताता हूँ अभी किसके किसके गुल्ले निकलेंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में क्या निकला है, सुनिए। अब आधा मिनट दूंगा अमीर जी आपकी अनुमति के बाद। अच्छा ठीक है, एक गौरव मैं आपको मौका आगे आपको मैं आधा मिनट और दे दूंगा। रिजवान अहमद, देखिए रॉकेट लॉन्चर की जगह गुल्ला निकल आया जी। अब उसके अंदर ठीक है, हो सकता है पुलिस 10 इन्वेस्टिगेशन करती है, एक जगह रॉकेट लॉन्चर की जगह गुल्ला निकल आया होगा, लेकिन बाकी 15 इन्वेस्टिगेशन भी तो सामने आती हैं। लेकिन उसमें चुनाव के वक्त कहा जाता है कि देखिए मुसलमानों को ज्यादा फंसाया जा रहा है। यही पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। अमित जी एक बात रख दूं। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि 3 साल हो गए हैं, एक भी आदमी सीए से उसको नागरिकता नहीं मिली। बड़े अफसोस की बात है अमित जी। याद करिए जब सीए कानून आया था, शाहीन बाग चल रहा था, उसी टाइम भारत कोरोना की चपेट में आया था। 2.5 साल भारत कोरोना की चपेट में रहा है। मुश्किल से 6 महीना पहले ये देश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। हमारे कांग्रेस के साथी ये मान के चलते हैं कि कोरोना के दौरान जब देश में लोग मर रहे थे, सरकार को सीए के कानून और सीए के रूल्स बनाने चाहिए थे, जिससे पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग भारत आ सकें। यार ऐसा ऑपोजिशन मैंने नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, अजीज खान भाई ने कहा कि आतंकवादी का मजहब नहीं होता, कत्ल करने वाले का मजहब नहीं होता, उदयपुर में गला काटने वाले का मजहब नहीं होता। अजीज खान भाई, तो फिर आज टीवी पर बोल दो कि गौ रक्षा के नाम पर जितनी भी हत्याएं हुई हैं, वो हत्या करने वालों का कोई मजहब नहीं था। बोल दो आज टीवी पर, बोल दो सबके सामने। बोल देंगे, क्या है, सेकुलर आदमी है ये। क्या सुनना चाहते हो? बोलो नहीं, क्या सुनना चाहते हो आप? बोलो। क्या गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने वाले का कोई मजहब नहीं था। सुनिए ना, मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो गौ हत्या के नाम पे, सुनिए मेरी बात, चाहे वो गौ कह रहे किसी का मर्डर करें, चाहे वो अमरावती का घटना हो, चाहे वो उदयपुर का घटना हो, ना वो एक अच्छे मुसलमान हैं, और जो गौरक्षक हैं ना वो एक अच्छे हिंदू हैं। ना हिंदू धर्म ना मुसलमान धर्म ये कभी नहीं कहता है कि किसी की हत्या करो, और जो इस तरीके की प्रवृत्ति रखते हैं, जो हत्या करते हैं, ना वो एक अच्छे हिंदू हैं ना वो एक अच्छे मुसलमान। कोई धर्म नहीं है। मैंने बोला ना आपसे, कोई धर्म नहीं है उनका, ना वो एक अच्छे हिंदू हैं ना एक अच्छे मुसलमान हैं। जो अच्छा हिंदू होगा, जो अच्छा मुसलमान होगा, वो एक चींटी का भी कत्ल नहीं करेगा, वो किसी की जान नहीं लेगा, वो किसी की बड़ी खबर आ रही है। तो इतने दिन से उन हत्याओं पर मातम काहे कर रहे थे भाई? काहे हिंदुत्व को घसीट रहे थे? काहे भगवा को घसीट रहे थे? क्यों कर रहे थे फिर? देखिए, शायद आपको पता नहीं, घसीटा इसलिए जा रहा है कि पिछले 8 साल में विकास की बात नहीं हुई, महंगाई की बात नहीं हुई, सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास किया गया। सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को तोड़ने का प्रयास किया गया। धर्म पर अभी तो एक्सप्रेस वे बना है। अच्छा ठीक है, इसमें ओके गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं और मेहरुद्दीन रंगरेज भी कुछ कहना चाहते हैं। जी। लेकिन बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता देता हूं, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। श्रीगंगानगर में एक घुसपैठिया पकड़ा गया है, जो बीएसएफ ने पकड़ा है। पाकिस्तान का घुसपैठिया रिजवान नुपुर शर्मा की इरादे से आया था। आतंकवादी वैसे तो हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन ये टारगेटेड हमला नुपुर शर्मा पे करने के लिए आया था, नुपुर शर्मा को मारने के लिए आया था, लेकिन ये पकड़ा गया है। मेहरुद्दीन रंगरेज, क्या आपको लगता नहीं है जो दस्तावेज निकल के आए हैं पीएफआई के सामने, जिसमें 2047 तक टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया की बात की गई है, उसकी कॉपी मेरे सामने है, क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई एक बड़ा एक्सपोजे है? और इसमें मेरा तो मानना है कि मुसलमान भाइयों को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसा जो सोचता है वो गलत है। और जिन लोगों ने सीए के नाम पर, नुपुर शर्मा के नाम पर इतना जहर फैलाने की कोशिश करी,
उन सबको माफी भी मांगनी चाहिए। आप सहमत है मेरी इस बात से रंगरेज साहब? क्योंकि आप देश प्रेमी मुसलमान हैं, इसलिए मुझे लगा आप सहमत होंगे इस बात से। जी बिल्कुल सहमत है हम आपकी बात से। कोई भी देश को तोड़ने की बात करता है तो उसके खिलाफ हम सारे मुसलमान एक साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा अमित जी, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है आरएसएस और बजरंग दल, कब करा हिंदू राष्ट्र आरएसएस ने बात होगी? आरएसएस ने कब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी? अरे वो तो कहते हैं बाकायदा, अपने जितनी भी उनकी सभाएं होती हैं और जितनी भी उनकी शाखाएं होती हैं उनमें बाकायदा यही तो पीएफआई कह रहा है, यही तो पीएफआई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को डराओ। आप पीएफआई का एजेंडा क्यों आगे बढ़ाते हैं? मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सही। हिंदू राष्ट्र की बात तो पीएफआई कर रहा है। तो हम तो दोनों के लिए मांग करते हैं अमित जी के, दोनों को बैन लगना चाहिए। जो भी देश को तोड़ने वाली, जो आरएसएस पे बैन लगना चाहिए, उसके खिलाफ कानून अपना कानून कार्रवाई करे, उन्हें बैन करे, तुरंत करे। मगर ये बात बताइए, सिर्फ बयानबाजी हो जाती है, डिबेट हो जाती है। एक सेकंड, अबे दुबे इस पर कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड रुके, आपने 1 मिनट बोला। शांत। मेहरुद्दीन आपकी आवाज में भी दिक्कत आ रही है। अबे गौरव भाटिया, मैं आपको बता रहा हूं, अबे दुबे आप सहमत है आरएसएस पे बैन लगना चाहिए? सहमत है आप इस बात से? देखिए अमीश देवगन जी, मैं गंभीर बात गंभीर बात ये क्या आरएसएस पे बैन लगना चाहिए? आप सहमत है इस बात से? अरे भाई प्रतिबंध लगाने का अधिकार अभय दुबे के पास नहीं है। आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? जिसको लगाना चाहिए वो लगा नहीं रही। आपकी राय क्या है? आरएसएस जो इतने लोगों की मदद करती है, जो इतने शिशु मंदिर चलाती है, इतने स्कूल चलाती है, क्या उसको बैन होना चाहिए? क्या उसका कंपैरिजन पीएफआई से हो भी सकता है? आपको जवाब देना चाहिए था। एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन को पीएफआई के सामने रखा जा रहा है। यू शुड कंडेम इट टू द कोर। भाई अमीश देवगन जी, ये जवाब गौरव भाटिया जी से लीजिएगा। मैं 2 गंभीर बातों के जवाब देता हूं जिस पर मुझ पर आरोप लगाया। न मैं जानता नहीं कौन सज्जन है वो, बहुत दिन भर पूरे डिबेट में मैं देखता हूं सिर्फ हंसने के अलावा कोई काम नहीं करते। जब कोविड का क्राइसिस था ना, तो मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदल दो। एक के बाद एक कृषि के 3 अध्यादेश लेकर के वो आए, एक के बाद एक इंडस्ट्री के पक्ष में कह करके मजदूरों के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए, कई कानून बनाए, सिर्फ सीए के रूल फ्रेम नहीं किए। दूसरी बात गंभीरता से बताना चाहता हूं, गौरव भाटिया जी, चलिए मान लिया कि आपका रियाज अटारी आपका नहीं है, इरफान खान के आप जानकारी नहीं है, तारिक अहमद मीर की जानकारी, सैफुल्लाह फारूक को तो जानते हैं ना, सैफुल्लाह फारूक जिसने 1 साल तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली, अजहर मसूद का शिष्य रहा, उसको इन्होंने टिकट दिया, वार्ड नंबर 33 से कश्मीर में टिकट दिया घोषित आतंकवादी को। इससे ज्यादा आतंकवाद का कौन पक्षधर हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने गले लगा लिया ऐसे आदमी को जो कश्मीरी पंडितों के। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आपका हाथ आतंक के साथ है। देखिए, मैं 2-3 बड़ी बातें कहूंगा। 30 सेकंड। सबसे पहले, ये जो पुस्तिका मिली है ना, इसमें लिखा है कि भारत को इस्लामिक देश बना देंगे 2047 तक। तो ऐसे सारे मंसूबे जो ये रखते हैं लोग, इनको मैं बता दूं 22,22,222 तक भी। गौरव, समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन विश्लेषण आज जो मैंने करा, आज निष्कर्ष जरूर देना चाहता हूं। ये जो किताब है ना, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, पीएफआई का, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया 2047 तक टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया हो जाएगा, उसको मैं फाड़ता हूं। उसको मैं फाड़ता इसलिए हूं क्योंकि भारत में ना कभी ऐसा हो सकता है, ना भारत में कभी ऐसा होगा। फिलहाल टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में इतना ही, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये सिलसिलेवार तरीके से कड़ियां क्यों जुड़ रही हैं। पहले सीए, फिर लाउड स्पीकर, फिर हिजाब, फिर नमाज, ये चीजें क्यों जुड़ रही हैं? क्या इसके पीछे जो पीएफआई का प्लान है, जो गजवा बुक का प्लान है, वही इंप्लीमेंट किया जा रहा है? और ये आज आपके लिए सोचने का विषय है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।